हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सफलता प्लस ऐप पर। और अभी तक हम लोग 3 लेक्चर किए हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट का यूनिट 1 का। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है पीछे का सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगी। यदि है तो आप चैट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जितना मन हो उतना आप क्वेश्चन कीजिए, हम आपको जवाब देने के लिए ही हैं। बाकी पीडीएफ से आप लिख रहे होंगे, इस बात का पूरा उम्मीद है। और उतारने में भी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि थोड़ा ढंग से बना के हम दे रहे हैं सारा चीज़। आज हम लोग घनत्व के आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग आयतन तक पढ़े थे और आयतन के अलग अलग मात्रक के बारे में भी पढ़े थे। आयतन का मात्रक अलग अलग बताया गया था, मीटर क्यू, डेसीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, मिलीमीटर क्यू, ये सब आपको बताया गया था। आपको ये भी बताया गया था कि डेसीमीटर क्यू को ही हम लोग लीटर कहते हैं और सेंटीमीटर क्यू को ही हम लोग सीसी या एमएल कहते हैं। उसमें आपस में क्या संबंध होते हैं ये भी बताया गया। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप ऑलरेडी ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग इससे आगे घनत्व पर चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए, घनत्व को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप ऐसे भी जाइए कि जैसे मान लो कि आप देखना है, मान लीजिए कि आप इतना बड़ा टुकड़ा लोहा का लेते हैं और इतना बड़ा ही टुकड़ा लकड़ी का लेते हैं। सेम टुकड़ा है मान लीजिए। तो यदि ये लोहा का टुकड़ा है तो ये भारी होगा, लेकिन यदि ये लकड़ी है तो ये हल्का होगा। ये सब किसके कारण होता है? ये सब डेंसिटी के कारण होता है। इसका डेंसिटी ज़्यादा और इसका डेंसिटी कम, इस वजह से ये ज़्यादा भारी है और ये कम भारी है। तो इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है, आप इसको समझिए। देखो, लिखा हुआ है किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन का मतलब होता है 1 लीटर का या 1 ml का। यही इकाई का मतलब एक आय, आयतन का जो भी मात्रक रखना है रखिए। तो इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं डी बराबर m/v। डी का मतलब डेंसिटी है, m का मतलब मास है और v का मतलब वॉल्यूम है। आप जब इसको लिखेंगे वहां से पीडीएफ से, तो आपको उसमें सारा चीज़ बहुत क्लियर वे में दिख जाएगा। वैसे ये छोटी बातें हैं, आपको पहले से ही पता होगी। अब हम यदि घनत्व के मात्रक की बात करें तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का एसआई यूनिट यदि लेंगे तो मास का एसआई यूनिट बटे वॉल्यूम का एसआई यूनिट। मास का एसआई यूनिट केजी होता है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यू होता है। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? केजी बटा मीटर क्यू, केजी बाई मीटर क्यू, ये एसआई सिस्टम में। लेकिन इसके और भी यूनिट्स हो सकते हैं डेंसिटी के। जैसे तुम पढ़ा डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। अब मान लो कोई मास को ग्राम में लिया, वॉल्यूम को लीटर में लिया, तो यूनिट हो सकता है ग्राम पर लीटर। मान लो कि तुम मास को लिया कोई केजी में और वॉल्यूम को ले लिया लीटर में, तो ये हो जाएगा केजी बटा लीटर। अब मान लो कोई मास को लिया ग्राम में और वॉल्यूम को लिया सीसी में, बाबू सीसी को ही हम लोग एमएल भी कहते हैं। तो ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल। तो यह सब मात्रक भी इसका हो सकता है। तो अलग अलग भी कुछ मात्रक हो सकते हैं जिसके बारे में बोर्ड पर लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। आइए अब हम लोग आगे की बात करें। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो अब शुरू हो रहा है। इसकी ज़रूरत आपको फिजिक्स में भी पड़ती है, केमिस्ट्री में भी पड़ती है और हमारे बोलचाल आम जीवन में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। तो आइए इन सभी चीज़ों को देखते हैं। ताप, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे अभी गर्मी का दिन है तो कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठंडा का दिन रहता है तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर कम है। आपको गर्मी महसूस होती है मतलब गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये एक महसूस करने वाला प्रॉपर्टी होता है। कोई लोहा, गर्म लोहा को छू लेंगे तो आपको गर्म लगेगा, ठंडा को छुएंगे तो ठंडा लगेगा। जो गर्म लग रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो ठंडा लग रहा है उसका टेम्परेचर कम है।
तो इसका मेजरमेंट बाबू 3 अलग अलग यूनिट में होता है। इसका 3 अलग अलग मात्रक है, डिग्री सेल्सियस डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री एफ, और एक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो देखो लिखा हुआ है ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने हैं, डिग्री सी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री एफ, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और आगे लिखा हुआ है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ये तो खैर जरूर याद रखिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ताप का 3 अलग अलग मात्रक होता है, डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट और और केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 मात्रक होता है। और आपको इस सभी तीनों मात्रक को एक दूसरे में बदलने के लिए आना चाहिए। यदि आपको ये चीज़ नहीं आता है तो आपको बहुत परेशानी होगी। हर जगह केमिस्ट्री में भी दिक्कत होगा, फिजिक्स में भी दिक्कत होगा, और आम जीवन में भी दिक्कत होगा। अब जैसे देखिए आम जीवन में क्या दिक्कत होगा, हम ये आपको समझाते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। अब कोई पूछा आपसे कि जल का क्वथनांक क्या होता है, तो आप कह देंगे 100। लेकिन 100 के बाद अब यदि आप डिग्री सी नहीं बोलते हैं तो आप गलत हैं। आपसे कह देगा 100 क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन क्या, तो आपको प्रॉपर बोलना पड़ेगा 100 डिग्री सी होता है। अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर जो आप मापते हैं थर्मामीटर से, जैसे किसी को बुखार लगा हुआ है, कोई कहता है कि कितना बुखार है, तो कोई कहता है 102 है, 104 है। तो 102 104 कौन चीज़, कमेंट करके बताइए तो। वो जो फीवर हम लोग मापते हैं थर्मामीटर में, वो जो टेम्परेचर का यूनिट हम बोलते हैं, जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ गए, आप बोल दिया कि आपको बहुत तेज बुखार है, आपको 104 डिग्री बुखार है, तो 104 के बाद क्या, आप बताइए तो, कमेंट कीजिए तो। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं आता है तो बताइए कि नहीं आता है, फिर हम बताएंगे आपको। बताइए जल्दी। आप आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। डिग्री लिखना चाहते हैं तो DEGREE करके लिखिए। आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, नहीं पता है क्या? चलिए, चलिए अब हम ही बता देते हैं। वो जो आप बोलते हैं ना कि बुखार में कि आपको 102 डिग्री बुखार है, तो ये 100 डिग्री नहीं होता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वो डिग्री सी नहीं होता है, 102 डिग्री सी बुखार नहीं होता है। 100 ये फ़ारेनहाइट में बोला जाता है। ठीक है, चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए, तो हम ये कह रहे थे कि उस पर हम थोड़ा देर में फिर और आगे बढ़ के काम करेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में हम बदलते कैसे हैं। मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसको समझने के लिए हम कुछ रिलेशन को देखते हैं। आप इस रिलेशन को देखिए और उतारिएगा बिल्कुल पीडीएफ जो आपको दिया गया है उसी से, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ बात थोड़ा अल्टर तरीके से लिखा गया है। जैसे देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन होता है 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये होता है, ये रिलेशन है। और जब भी आप हमारे साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आप एक रफ कॉपी जरूर रखा कीजिए, फेयर कॉपी में अपना बनाइए, उसमें सब बात लिखा हुआ है, लेकिन रफ जरूर रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन कह दिया कि 37 डिग्री सी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो कुछ नहीं करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना, ये क्या लिखा हुआ है बाबू, डिग्री सी, कितना डिग्री सी दिया 37, तो यहाँ लिख देंगे 37 और प्लस 32। आप यहाँ से 37 और 9 को गुना कर दीजिए, 5 से भाग देके 32 में जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इस तरह से आप आसानी से बदल सकते हैं। और दूसरा, एक केल्विन बराबर होता है डिग्री सी प्लस 273.15, 273.15 बोलने को है, आप यहाँ पर चाहें तो 273 भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि 27 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना डिग्री सी दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ दीजिए, यानी 27 प्लस 273, ये आंसर हो जाएगा 300 केल्विन।
जैसे आपसे कह दे कि 0 डिग्री C बराबर कितना केल्विन होगा, तो कुछ नहीं करना है, 0 में 273 जोड़ देना है, यानी 273। तो आप देखिएगा ना, वहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ वाले कॉपी में, बहुत ढंग से लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से उतार लेना है इसको। और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस आपको वहाँ भी दिया गया है, लेकिन एक बार हम यहाँ भी कुछ प्रैक्टिस कर लें। और आप कॉपी, रफ वाला कॉपी लेके बैठिए, हम कुछ क्वेश्चन देंगे अभी, इसको आपको बना के तुरंत में जवाब देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो रेडी हो जाइए आप जल्दी से इस काम को करने के लिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, 100 डिग्री C बराबर कितना केल्विन होगा? जवाब दो फटाफट, बताओ। 100 डिग्री C, 100 डिग्री C कितना केल्विन होगा? डिग्री C को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 जोड़ते हैं। तो 100 में 273 जोड़ दीजिए, 100 में 273 जोड़िएगा, कितना होगा? 373। एकदम इजी है, आराम से बनेगा। अच्छा, यदि तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री C होगा, तो केल्विन को डिग्री C में बदलना है तो 273 घटा देंगे। 273 घटाइए, 300 माइनस 273, कितना हो जाएगा? 27 डिग्री C। इसका जवाब हो जाएगा 27 डिग्री C। तो बाबू, डिग्री C को केल्विन में बदलने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, डिग्री C को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है, और डिग्री C को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है, जबकि केल्विन को डिग्री C में बदलने के लिए 273 घटाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इसी में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 35 डिग्री C बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, चलिए फटाफट बताइए तो। इसके लिए आप इस रिलेशन पर जाइए। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या रिलेशन होता है? 9/5 गुना डिग्री सी दिया हुआ है 35, अब प्लस 32। देखो कितना आएगा, यह आ जाएगा 7×5 = 35, 9×7 = 63, अब प्लस 32। 63 प्लस 32 करेंगे कितना आएगा? देखो ये आ जाएगा 3×2=5 और 6×3=9, यानी ये आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री C को केल्विन में, केल्विन को डिग्री C में इस सब तरह से बदल सकते हैं। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन है ये, बोर्ड पर देखिए, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना केल्विन, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? सिंपल क्वेश्चन है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, संबंध डिग्री C और डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, संबंध केल्विन और डिग्री C में होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले बदल दीजिए किस में? डिग्री C में। डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले बदल दीजिए डिग्री C में, और डिग्री C में जब कन्वर्ट हो जाए तो डिग्री C में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन पता चल जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, आपको ढेर सारा क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया होगा, आप उसको बना लीजिएगा, या फिर हम यदि बना दिए होंगे तो आप उसको समझ लीजिएगा कि हम कैसे बनाए हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी बोर्ड पर भी होगा इस फॉर्मेट में, तो आप यहाँ भी चाहें तो देख सकते हैं। देखो देखो, यहाँ कुछ होमवर्क दिया गया है, आप हो सके तो इसको रफ कॉपी में लिख लीजिए, इसको खुद से बना के लाइएगा, और खुद से बना के लाना है, और इसको आंसर कल मिलवा लेना है कि क्या आपको आंसर आया। पहले आप इसको लिख लीजिए तो फटाफट रफ कॉपी में, ये आपका होमवर्क है, आपको कल करके लाना है, ठीक है। वैसे हमको लगता है पीडीएफ में बनाया हुआ होगा, अब हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कि पीडीएफ में हम बना दिए हैं या क्वेश्चन के रूप में छोड़ दिए हैं। यदि बना हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि नहीं बना हुआ है तो आपको इस सब क्वेश्चन को बनाना है। पहले आप जवाब दीजिए कि आपको समझ में आया बात, आप कर लेंगे काम। एक आध को बता देते हैं, डिग्री C को केल्विन में बदलना है, 273 जोड़ दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25 + 273 यानी 298। फिर डिग्री C को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री C + 32 होता है, उस पर जाके बनाइए। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है, कमेंट कीजिए कि आप बना लेंगे। देखो तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करोगे तो आगे से हम पूछेंगे नहीं, थ्रू आउट बोलते चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में तुमको दिक्कत होने लगेगा, फिर हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, फिर हम स्क्रीन देखेंगे नहीं। आपसे पूछा गया कि बना लेंगे तो आप उसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ ना, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो लिखेंगे, तब तो हमको समझ में आएगा कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए, शायद आपको बोलने में कुछ परेशानी है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे से हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को कम सुने। अब इस मान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उस नोट्स को देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अब बताया जा रहा है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि परम ताप का मतलब केल्विन ताप से है। सुनिए, अब जाके रिप्लाई आ रहा है सभी लोगों का, सुनेंगे। कहीं पर लिखा हुआ रहे ना परम ताप, तो तुरंत समझ जाइए वो ताप केल्विन मात्रक में है। जैसे कह दिया कि जल का परम ताप 300 है, इसका मतलब 300 केल्विन है। परम ताप का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, ये याद रखिएगा। दूसरा बात, परम शून्य ताप का मतलब शून्य केल्विन ताप से है। यदि कहीं पर लिखा हुआ है कि ताप परम शून्य ताप पर कोई चीज रखा गया है, इसका मतलब है कि उस चीज का, उस पदार्थ का टेम्परेचर 0 केल्विन है। और आगे देखो लिखा हुआ है कि यह सबसे ठंडा संभावित ताप होता है, मतलब 0 केल्विन से कम ताप हो ही नहीं सकता है, जहां आंतरिक ऊर्जा का मान शून्य होता है। देखो हर एक पदार्थ की अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, लेकिन यदि ताप बिल्कुल न्यूनतम हो जाए, 0 केल्विन पर चला जाए, तो साइंस ऐसा मानता है कि 0 केल्विन पर किसी भी चीज की कोई ऊर्जा नहीं होती है। जैसे जितना भी गैस वायुमंडल में उड़ रहा है, मूव कर रहा है, यदि सबका टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाए, तो सारा का सारा गैस पहले लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगा, हम लोग तुम लोग सब जम जाएंगे। अब सोचो ना, 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब ये कितना छोटा टेम्परेचर है। सुनो जरा, 0 केल्विन हम टेम्परेचर बोल रहे हैं। अच्छा, ये ओके जैसा लगता है। देखो जीरो, जीरो जो लिखाता है ना, ये थोड़ा अंडाकार लिखाता है, शुरू के क्लास में बताए थे। और ओ जो लिखाता है गोल लिखाता है, ठीक है। तो हम ये 0 केल्विन लिखे हैं, ना कि ओके लिखे हैं। 0 केल्विन को यदि तुम डिग्री सी में बदलोगे, तो 0 में 273 घटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -273 डिग्री सी। अब देखिए ये कितना कम ताप है। पानी 0 डिग्री सी पर जम जाता है, सोचिए 0 डिग्री सी पर पानी जम जाता है। अब -1, -2, -10, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर -10, -20 तक चला जाता है। टेम्परेचर और लोएस्ट करते जाइए, -100, -200, -273। ये कम से कम संभावित टेम्परेचर है, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होता है। इसी को हम लोग 0 केल्विन कहते हैं। दूसरी बात, डिग्री सी में निगेटिव वैल्यू संभव है, लेकिन केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर होता ही नहीं है स्केल में। तो इन सब बातों को याद रखिएगा कि डिग्री सी में निगेटिव वैल्यू मिलेगा, जबकि केल्विन में आपको निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। यही बात लिखा हुआ है, केल्विन ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, परंतु डिग्री सी में ऋणात्मक मान संभव है। तो उम्मीद है कि आपको इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे वैज्ञानिक संकेतन की तरफ। तो पहले आप ये बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए अब आपसे पूछ लेते हैं, आपको जवाब देना होगा, दे दीजिएगा। यदि नहीं जवाब आएगा तो फिर हम दोबारा समझाएंगे, यदि हाँ जवाब आएगा तो फिर आगे बढ़ते चलते रहेंगे। अब आगे का टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक संकेतन। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी जरूरत आपको फिजिक्स में भी जम के पड़ेगा, इसकी जरूरत आपको केमिस्ट्री में भी खूब है। होता क्या है कि जब आप एक स्टैंडर्ड पर पहुंच जाते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो आपको वहां पर जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब साधारण जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करना होता है, काफी बड़े बड़े अंकों का गुना भाग करना होता है, काफी छोटे छोटे अंकों का गुना भाग करना होता है। और ये वो गुना भाग है जो बचपन में आप नहीं किए होंगे। तो ऐसी स्थिति में उस कैलकुलेशन को करने के लिए तो आपको आना चाहिए, और उस कैलकुलेशन को आप वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार ही कर सकते हैं, अन्यथा कैलकुलेशन आपसे होगा ही नहीं। तो हम समझते हैं वैज्ञानिक संकेतन क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए उसको समझो। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे हम लिखें, देखो जैसे हम लिखें कहीं पर 54.44, तो इस संख्या को, सबसे पहला चीज तो इस संख्या को तुमको दशमलव के प्लेस को चेंज करके लिखने के लिए आना चाहिए। जैसे 54.44 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.4
4 4 गुना 10 का पावर 1, ये लिख सकते हैं। दशमलव को हम कितना डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किए? 1 डिजिट। तो हम 54 से आगे 5.4 पर ये संख्या घटी, तो गुना में 10 का पावर प्लस करना पड़ेगा जितना अंक आप घटेंगे। जैसे इसी दशमलव को यदि आप लिखते 0.5444, तो यहाँ पर लिखना पड़ता 10 का पावर 2। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर दशमलव को 2 अंक लेफ्ट शिफ्ट कर दिए। इसी तरह से इसी संख्या को लिख सकते थे 0.05444 गुना 10 का पावर 3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दशमलव को हम यहाँ 2 अंक दिख रहा है, जीरो लगा के 3 अंक लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, तो पावर में 3। अब देखो, यदि हम इसी दशमलव को राइट शिफ्ट करें 54.44, इसको हम यदि राइट शिफ्ट करें, मान लीजिए कि हम 4 इस 4 के बीच में लिखना चाहते हैं, तो इसको लिखेंगे 544.4 गुना, तब लिखना पड़ेगा 10 का पावर -1। राइट शिफ्ट करेंगे तो ये संख्या बड़ी होगी तो पावर में माइनस, और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये संख्या छोटी होगी तो 10 का गुना पावर में प्लस। अब इस डिसिमल को यदि हम यहाँ ले आए तो ये संख्या मिलेगा 5444 गुना 10 का पावर -2। यदि हम इसको 3 अंक राइट शिफ्ट कर दें, दिख रहा है के अंक, लेकिन सॉरी, यदि हम इसको 3 अंक राइट शिफ्ट कर दें तो दिख रहा है 2 ही अंक। 3 अंक बनाने के लिए 0 डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5444 0 गुना 10 का पावर -3। लास्ट में दशमलव दीजिए नहीं दीजिए एक ही बात है। तो इस तरह से आपको लेफ्ट और राइट शिफ्ट करने के लिए आना चाहिए, और यदि ये नहीं जानते हैं तो आप वैज्ञानिक संकेतन आपको नहीं पता होगा तब। तो देखो, किसी भी संख्या को इस तरह से लिखना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अब एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 6.0220000, पॉइंट हटाओ, इसको पॉइंट यहाँ नहीं, पॉइंट यहाँ है। मान लो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। देखिए जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 गो जीरो हम दिए हैं, ठीक है। 2 के बाद टोटल 13 जीरो है यहाँ। अब देखो, इसी संख्या को हम चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखो, वहां छोड़ दिए, अंत कर दिए, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 0 अपने मन से भी तुम बैठा सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? इस डिसिमल को यहाँ से उठाओ और उठा के 6 पर ले आओ, 6 और 0 के बीच में, तो इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 6.022। अब इसके बाद ये सब जो जीरो लिखा हुआ है, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे आप लिख दीजिए गुना में 10 का पावर। आप डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किए, संख्या छोटी होती जा रही है, तो 10 का पावर प्लस लिखना पड़ेगा। कितना प्लस लिखना पड़ेगा? जितना अंक आप लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। तो गिन लीजिए कितना अंक शिफ्ट किए हैं। 13 को जीरो था, 14 15 16, यानी इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 16। इसे गिन लो एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। आ गई बात समझ में? और जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखा हुआ है 0.0.0000000, ढेर सारा जीरो, 166, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो सबसे पहली बात ये जानो कि ये बहुत छोटी संख्या, ये बहुत बड़ी संख्या थी, ये बहुत छोटी संख्या थी। इसको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे? तो तुम दशमलव को किसी नन जीरो के बीच में लेके चले जाओ। इस दशमलव को मान लो उठा के हम 1 और 6 के बीच में डालना चाहते हैं, तो यदि हम 1.66 लिखें इसको, तो राइट शिफ्ट किए हो तो संख्या बढ़ रही है, तो गुना में 10 का पावर माइनस लिखना पड़ेगा, और उतने माइनस लिखना पड़ेगा जितना राइट आप शिफ्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 का पावर -9। ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है बाबू? तो बताओ, वैज्ञानिक संकेतन में किसी संख्या को कैसे लिखते हैं, आपको ये समझ में आया? बोलिए। ऐसा नहीं है कि ये बात आप पहले से नहीं जानते होंगे, ये आपको पहले से भी पता होगा, बस हम एक बार आपको रिवाइज करवा दिए हैं। रिवाइज इसलिए करवा दिए क्योंकि इसकी अब जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसकी क्या जरूरत केमिस्ट्री में है। तुमको क्या कहेगा? कहेगा कि इस संख्या को
इस संख्या के साथ गुना कीजिए। नहीं तो देखो, नहीं से एगो नंबर ले लेते हैं। इधर देखो, हम जैसे तुमको कहें क्वेश्चन देके 6 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इकाई दहाई करके आप गिन भी नहीं पाइएगा। इसको बाबू गुना करने के लिए हम तुमको कहते हैं एक संख्या से, और वह संख्या है 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 6 ये करना है आपको। अब आपको ये गुना करना है। अब बताइए, बचपन में यदि आपको ऐसा गुना दे दिया जाता तब तो आप पगला ही जाते, अब तक तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये एक जो है, ऊपर वाला बहुत बड़ा नंबर है, नीचे वाला बहुत छोटा नंबर है। यदि इसको गुना बनाइएगा, जैसे आप लोग बचपन में गुना सीखते थे कि 342 गुना 52, तो इस तरह से लिखते थे। आप फटाफट लिखते थे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 दूना 10, हाथ बचा 1, 5 24, 1 21, हाथ बचा 2, 5 या 15, 2 17। अब फटाक से जोड़ देते थे 4 8 7 17, इस तरह से। क्या इस तरह का काम आप यहाँ कर पाइएगा? और कर पाइएगा तो नहीं, करके बताइए तो। ये काम आप इस तरह से गुना नहीं कर पाएंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना पड़ेगा, और तभी ये गुना होगा, अन्यथा आप गुना कर ही नहीं सकते हैं इसको। तो साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब इसको सीखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखो। सबसे पहले तुम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाओ। यहाँ पर तुमको इस संख्या में दशमलव नहीं दिख रहा है, दशमलव नहीं दिख रहा है तो वो दशमलव है सबसे लास्ट में, चाहे वो दिखे या नहीं दिखे। इस दशमलव को उठाओ वहां से, और उठा के 6 और 0 के बीच ले आओ, तो ये संख्या बन जाएगा 6.022। अब जो ये सब जीरो है, नहीं सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, मत लिखो उसको। गुना 10 का पावर, तुम दशमलव को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, संख्या छोटा होता जा रहा है डिसिमल लेफ्ट शिफ्ट होने से, पावर में तुमको प्लस करना पड़ेगा, और प्लस उतना करना पड़ेगा जितना तुम लेफ्ट आए हो। तो तुम उस संख्या को गिन के देखो, तुम 23 अंक लेफ्ट शिफ्ट किए हो। और ये बात हम दावे के साथ भी कह सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको याद है कि 2 के बाद हम 20 गो जीरो दिए थे, यानी 20 गो अंक जीरो और 3 गो अंक ये, 20 3 23। नहीं विश्वास है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 अंक इधर आए, तो इतनी बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं ये। अब इसी को गुना करना है, देखो किस चीज से, इससे। इसमें डिसिमल को तुम राइट शिफ्ट कर दो और नन जीरो पर लेके चले जाओ। मान लो कि तुम इस डिसिमल को यहां ले आते हो 1 और 6 के बीच में, तो तुम यदि 1 और 6 के बीच में ले आओगे तो इससे पहले जो जीरो है, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको लिखना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे बताओ? इसको हम लोग लिखेंगे, अच्छा ये गुना का साइन है तो गुना ले लेते हैं। इस पूरे संख्या को लिखे ये, इसको गुना करना है आपको किस चीज से बताइए? इसको गुना करना है इस छोटी सी संख्या से। तो आपको क्या करना है, इस डिसिमल को उठा के 1 और 6 के बीच में ले जाना है। तो संख्या क्या बनेगा बताओ? संख्या बनेगा 1.66 गुना, तुम डिसिमल को राइट शिफ्ट कर रहे हो, संख्या बड़ी हो रही है। संख्या बड़ी हो रही है तो 10 का पावर माइनस लिखना पड़ेगा। अब 10 का पावर कितना माइनस लिखना पड़ेगा ये चेक कर लीजिए। हमको लगता है 24 लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
24 अंक भागे हैं लेफ्ट, ठीक है। आप एक काम कीजिए, 24 अंक नहीं 23 अंक लेफ्ट भागिए, यानी आप 1.66 जो लिखे हैं ना, इसको 1.66 नहीं लिख के लिख दीजिए 0.166। तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि यदि आप 23 अंक लेफ्ट भागिएगा तो आपको पावर में -23 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया, 10 का पावर 23, 10 का पावर -23 से कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 6.022 इंटू 0.166। ये एक ऐसा गुना है जिसको आप मोबाइल के कैलकुलेटर पर या कॉपी पर कर सकते हैं, लेकिन इस गुना को आप डायरेक्ट ना कैलकुलेटर पर कर पाते ना कॉपी पर कर पाते। इसको गुना करेंगे तो 36 दशमलव समथिंग मिलता है। अब कितना मिलता है वो पीडीएफ में लिखा हुआ होगा या आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम गुना कैसे किए हैं। अब मान लो अब मान लो कि तुमको यहाँ गुना नहीं करना है, अब मान लो कि तुमको भाग करना है। अब भाग करना है तब क्या करेंगे, भाग करना है तो देखो इसको हम मिटाते हैं। अब भाग करना है तो यहाँ पर भाग का साइन, अच्छा भाग का साइन इसका मतलब ये हुआ कि 10 का पावर 23 अब बटा 6.022, ओ सॉरी 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 6.166 इंटू 10 का पावर -23, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 बटा 0.166 गुना एक, देखो 10 का पावर 23 ऊपर था, ये जो नीचे में 10 का पावर 23 है ये इधर ऊपर में जाएगा तो ये भी 10 का पावर 23 हो जाएगा। यानी इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे, याद होगा पावर यदि माइनस में रहे नीचे तो ऊपर जाके वो प्लस में हो जाता है, गुना करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 6.022 बटा 0.166 गुना 10 का पावर 46। अब देखो इसको भाग तो आप आराम से कैलकुलेटर पर कर सकते हो, गुना में 46 बस हो गया, यही इसका आंसर होगा। तो इतने छोटे छोटे संख्या का, इतने बड़े बड़े संख्या का हर चीज मुश्किल होता है, मुश्किल है, गुना मुश्किल है, घटाव मुश्किल है, जो साइंटिफिक नोटेशन में बहुत आसानी से हो जाता है। तो आइए अब हम उन बातों पर आते हैं जो आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है, जो आपको मिला है नोटबुक में, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको देखते हैं। देखो लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान में बहुत छोटी छोटी या बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाव गुना तथा भाग किया जाता है, जो एक मुश्किल कार्य होता है जिसे निम्न कुछ उदाहरण से आसानी से किया जा सकता है। अब ये जो निम्न उदाहरण से किया जा सकता है, इसमें यही वही सब उदाहरण है बाबू जो हम अभी कर रहे थे। आपको नहीं विश्वास हो तो आप देखिए, बिल्कुल वही चीज है। 6022 पर 20 को जीरो बैठाया हुआ है, गुना किया जा रहा है 0 से। तो इसका जो वैल्यू आपको मिला है आगे चल के, इसको देखिए। देखो लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर इज वेरी टफ बट इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज वेरी इजी। देखिए इसी को हम लिखे थे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना 0.11 इंटू 10 टू द पावर -23। ये और वो कट गया था, आंसर आया था 0, अच्छा इसका आंसर आता है 0.99, हम वहाँ गलती से बोल दिए 36 दशमलव समथिंग, हाँ सही में कम आएगा। 6 पॉइंट को गुना करना है 0.166 से तो लगभग ये एक आ जाएगा आपको, 0.999 लगभग हम इसको एक लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट डिवीजन ऑफ, हम जो 36 लिखे थे ना वो इसका आंसर होगा, देखिए है ना 36। डायरेक्ट डिवीजन ऑफ दिस नंबर इज ऑल्सो टफ, मतलब इसका डायरेक्ट भाग देना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन, बट इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज़ वेरी इजी, साइंटिफिक नोटेशन में बहुत आसान है। अब देखिए यही 10 का पावर -23 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 46 हो जाएगा कुल मिला के, और ये आएगा 6.022 बाई 0.166 गुना 10 का पावर 46। देखो यही ना आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ एरर है, ये नहीं होगा। इससे इसको भाग दोगे तो ये वैल्यू मिलेगा 10 का पावर 46, 10 का पावर 46 हो गया, आंसर मिल गया। आई बात समझ में। तो अभी आप सीख रहे थे साइंटिफिक नोटेशन का गुना और भाग, अभी जोड़ और घटाव बाकी है। अभी हम आपको सिर्फ सिखाए हैं गुना भाग। पहले आप ये बताइए कि गुना भाग आपको समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशन में।
फटाफट कमेंट कीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में गुना भाग आपको आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, सभी लोग का बहुत पॉजिटिव कमेंट है। इसी तरह से आप कमेंट करते रहा कीजिए। आप कमेंट करते हैं ना तो हमको लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट नहीं करते हैं तो लगता है कि आप सो गए, फिर पढ़ा किसको रहे हैं, क्योंकि सामने में तो आप हैं नहीं। आपके कमेंट से ही हमको दिखता है कि आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। और हम पढ़ाएं और आपको समझ में ही ना आए तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आप कमेंट एकदम तेजी में करते रहा कीजिए, ठीक है, जब आपसे पूछा जाए। आइए अब कुछ जोड़ घटाव गुना भाग समझते हैं। देखो इधर एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, जैसे 6.02 इंटू 10⁻⁻4, इसको जोड़ना है 5.11 इंटू 10⁻⁻5 में। इसका जोड़ क्या होगा ये आपको बताना है। लेकिन आप बताएंगे क्या, ये आप कर नहीं पाएंगे। आप इधर देखिए, कुछ लोग इसमें भी सोचते हैं कि 10⁻⁻4 10⁻⁻5 गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। ये सब बात नहीं है। जब गुना और भाग रहे, जब सुनिएगा ध्यान से, जब गुना और भाग रहे तो पावर को जोड़ने या घटाने का काम करते हैं। लेकिन यदि प्लस रहे या माइनस रहे तब पावर का काम इस तरह से नहीं होता है। इस तरह के कैलकुलेशन को करना आपको नहीं पता होगा तो सीखिए पहले कि इस तरह के कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6.02 को जैसे है लिख देते हैं, गुना 10⁻⁻4 जैसे था वैसे लिख दिए, इसको सेम उतार दिए, प्लस इसको देखिए, यहाँ भी आप कोशिश कीजिए कि 10⁻⁻4 आपको आ जाए। यानी हम चाहते हैं कि दोनों का पावर एक जैसा हो जाए। तो 10 का पावर यदि हम -4 लिखेंगे तो आप ये बताइए कि हम क्या किए, पावर में घटाए या पावर में बढ़ाए? -4 को हम माइनस पावर -5 को हम -4 लिखें, इसका मतलब है कि पावर में हम एक जोड़े हैं। अब यदि हम पावर में एक जोड़े हैं तो निश्चित है कि ये दशमलव लेफ्ट शिफ्ट करेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.511, ऐसा लिख सकते हैं। आप बताइए कि ये जो टर्म हम घेरे हैं, आप समझे कि हम क्या किए? हम किए ये कि दशमलव को एक अंक लेफ्ट कर दिए। दशमलव एक अंक लेफ्ट हुआ तो संख्या छोटी हो गई, तो उधर पावर में प्लस करना पड़ेगा। तो +1, 10⁻⁻5 पहले था, +1 करेंगे तो फिर हो जाएगा 10⁻⁻4। और ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर हुआ ये कि गुना में 10⁻⁻4 यहाँ भी, गुना में 10⁻⁻4 यहाँ भी आ गया। अब देखो इसको आसानी से कर लेंगे, 10⁻⁻4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो यहाँ भी है वो यहाँ भी है, और इसको लिख लेंगे 6.02 प्लस इसको लिख लेंगे 0.511। अब इसको फटाफट जोड़ के लिख दीजिए आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, 10⁻⁻4 गुना, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो जोड़ लो साइड में, 6.02 अब प्लस 0.511, यह आ जाएगा 12135.6, यानी ये वैल्यू आ जाएगा 6.531 आंसर। या इसी को आप लिख सकते हैं 6.531 इंटू 10⁻⁻4। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, समझ में आया? बोलिए, समझ में आ गया? इस तरह के संख्याओं का जोड़ ऐसे ही होता है और घटाव भी ऐसे ही होता है। घटाव भी ऐसे ही होता है। करना क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको इसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है यहाँ पर घटाव, तो यहाँ पर हो जाता घटाव, यहाँ पर हो जाता घटाव, यहाँ पर घटाव हो जाएगा, तो फिर आंसर थोड़ा बदलेगा। आंसर क्या बदलेगा, ये हो जाएगा 10 का, ये ये हो जाएगा 10⁻⁻4, इतना में इतना घटा के लिख दीजिए कितना आया, वही आंसर हो जाएगा। तो जोड़ और घटाव में कॉमन लेने वाली बात होती है, जोड़ और घटाव में कॉमन लेने वाली बात होती है, लेकिन गुना और भाग में तो पावर जुड़ता घटता है। तो ये बात यहाँ भी लिखा हुआ है
पीडीएफ में भी हम आपको बना के दिए हैं। यदि वहाँ से दिक्कत हो, यहाँ से दिक्कत हो तो उसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इसका जो जोड़ घटाव आप बोर्ड पर देख रहे हैं, देखो बाबू जरा, देखना जरा। सिक्स क्वेश्चन है 6.65 इंटू 10⁴ प्लस 8.95 इंटू 10⁻³ इसका कैलकुलेशन करना है। देखो इसको और इसको जोड़ना है। यहाँ 10⁻⁴ है तो यहाँ भी तुम 10⁻⁴ कर लो। 10⁻⁴ कैसे होगा? दशमलव को एक अंक लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 10⁻⁴ बढ़ जाएगा, 10⁻⁴ एक अंक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 0.895 गुना 10⁻⁴, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6.65, यहाँ बचेगा 0.895, जोड़ेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो पूरा उम्मीद है कि आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक आप उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद अगला क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक होगा, देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। अभी आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पीडीएफ से इसको बढ़िया से उतार लीजिए, यहाँ तक पहुँचिए, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाइए, या जो बना हुआ है उसी को फिर से बना के समझिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बोलिए, या आप टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम उसको दोबारा देखेंगे। यदि प्रॉब्लम हुई तो, नहीं प्रॉब्लम हुई तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आज का क्लास अब हम ओवर कर रहे हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग कॉपी डेली का डेली बनाएं, और कॉपी हमेशा हमारे पढ़ाने के बाद बनाइए, पहले मत बनाइए। पढ़ा देंगे उसके बाद बनाओगे ना तो समझ समझ के उतारोगे, ऐसे उतारोगे तो लाइन बाय लाइन उतारते चले जाओगे, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि जब हम पढ़ा दें तब उतारिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। और इतने अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, आप हमको जो सुन रहे हैं, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।